आइए अब सुनते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी बुद्धू का कांटा का भाग चौथा। और इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार कहानियां लेकर आपके समक्ष आ सकूं। और शुरू करते हैं अब बुद्धू का कांटा का भाग चौथा। हिंदू घरों में कुछ दिनों तक दंपत्ति चोरों की तरह मिलते हैं। यह संयुक्त कुटुंब प्रणाली का वर या श्राप है। रघुनाथ ने ऐसे चोरों के अवसर आगरे आकर ढूंढने आरंभ किए, पर भागवंती टाल जाती थी। उसने रघुनाथ को एक भी बात कहने का या सुनने का मौका नहीं दिया। जुलाई में रघुनाथ इलाहाबाद जाकर 3rd ईयर में भर्ती हो गया। दशहरे और बड़े दिन की छुट्टियों में आकर उसने बहुतेरा चाहा कि 2 बातें कर सके, पर भागवंती उसके सामने ही नहीं होती थी। हाँ, कई बार उसे यह संदेह हुआ कि वह मेरी आहट पर ध्यान रखती है और छिप छिप कर मुझे देखती है, पर ज्यों ही वह सूत भर आगे बढ़ता कि भागवंती लोप हो जाती। पढ़ने की चिंता में विघ्न डालने वाली अब उसको यह नई चिंता लगी। यह बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुषीय निर्दयता से और बोली ठोली में उसके सीधे हृदय को दुखा दिया है। परंतु कभी कभी वह सोचता कि क्या दोष मेरा ही है। उसने क्या कम जाति की थी? जो ताने तिसने उस समय उसने उसके हृदय को बहुत दिए थे, बहुत ही चीरते हुए जान पड़े थे, लेकिन अब रघुनाथ की स्मृति में बहुत प्यारे लगने लगे थे। सोचता था कि मैं ही आकर क्षमा मांग लूं। जिन जांघों ने उसका पीछा किया था उन्हें बांधकर उसके सामने पड़कर कहूँगा कि उस दिन वाली चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा। अथवा यह कहूँगा कि उसी नदी में मुझे फिर से ढकेल दे। यूँ तरह तरह के तर्कों और वितर्कों में उसका समय कटने लगा। न हॉकी में अब उसकी कदर रही, न प्रोफेसर की आंखें वैसी रहीं। उसी कीचड़ में लगे हुए पतलून को मेज पर रखकर सोचता सोचता और सोचता ही रह जाता। होली की छुट्टियां आईं। पहले सलाह हुई कि घर न जाऊं, काशी में एक मित्र के पास ही छुट्टियां बिता लूं। उस मित्र ने प्रसंग चलने पर कहा, हाँ भाई, ब्याह के पीछे की पहली होली है, तुम काहे को चलोगे? वह रघुनाथ के हृदय के भार को समझ सकता था। रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी। रात को सोचा कि चलो छुट्टियां बोर्डिंग में ही रहूँगा, पास ही पब्लिक लाइब्रेरी है, दिन कट जाएंगे। रात को जब सोया तो पिघलती हुई आँखें, वही नाक से बहता हुआ खून और वह आंसुओं से न ढकने वाली हंसी। नींद न आ सकी। जैसे कोई सपने में चलता है, वैसे बेहोशी में ही सवेरे टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। पता नहीं था कि वह किधर जा रहा है। चेत तब हुआ जब कुली टूंडला टूंडला चिल्लाने लगा। रघुनाथ चौंका। अच्छा जो हो, अब की दफ़ा फिर उद्योग करूँगा, यूँ कह कर हृदय को दृढ़ करके घर पहुँचा। होली का दिन था। जैसे कोजागर पूर्णिमा को चोरों के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़कर हिंदू सोते हैं, वैसे माता पिता टल गए थे। माँ पकवान पका रही थी और बाप भी कहीं थे। रघुनाथ भीतर पहुंचा। भागवंती सिर पर हाथ धरे हुए कोने में बैठी थी। उसे देखते हुए वह तुरंत खड़ी हो गई। वह दरवाजे की तरफ चढ़ने न पाई थी कि रघुनाथ बोला, ठहरो, बाहर मत जाना। वह ठहर गई। घूंघट खींचकर कोने की पीढ़ी के बान को देखने लगी। कहो कैसी हो, आज तुमसे बात करनी है। वह चुप। प्रसन्न रहती हो? कभी मेरी भी याद करती हो? वह चुप। मेरी छुट्टियां 3 ही दिन की हैं। फिर भी वह चुप। तुम्हें मेरी कसम है, तुम चुप मत रहो, कुछ बोलो तो जवाब दो। पहले ही की तरह चाहे ताने ही कसो। तुम्हें मेरी शपथ है, सुनती हो? तब लड़की ने कहा, मेरे कानों में पानी थोड़े ही भर गया है। हाँ, बस यूँ ठीक है, कुछ ही कहो, पर कहती जाओ। अच्छा होता यदि तुम मुझे उस दिन न निकालती और डूब जाने देती। तब उसने कहा,
अच्छा होता यदि तुम भी मेरा कांटा ना निकालते और पैर गलाकर मैं मर जाती। तुमने कहा था ना कि कोई एहसान थोड़ा है, कांटा गड़ जाए तो मैं भी निकाल दूंगी। हाँ, निकाल दूंगी। वह तो जरूर एहसान है। कैसे? उसी कांटे से। उसी कांटे से? वह है कहाँ? मेरे पास है। क्यों, कब से? जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई तब से। न मालूम पीढ़ी का बांध कैसा था, निगाहें उस पर से नहीं हटी, शायद दांत गिनी जा रही थी। मेरे पास। क्यों, कब से? जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई तब से। न मालूम पीढ़ी का बांध कैसा था, निगाहें उस पर से नहीं हटी, शायद दांत गिनी जा रही थी। अनाड़ी की बात की नकल करती हो। गिनती पूरी हो गई, अब अपने नखों की बारी आई। क्यों, फिर चुप? हाँ, नखों पर से ध्यान नहीं हटा। रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा, अनाड़ियों की पीठ नख आजमाने के लिए अच्छी होती है। नख छिपा लिए गए। कांटा निकालोगी? हाँ। कांटा छत में थोड़ा ही है तो कहाँ है? मैं तो अनाड़ी हूँ, मुझे लल्लो पत्तो करना नहीं आता। साफ कहना जानता हूँ, सुनो। यह कहकर रघुनाथ बढ़ा। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने हाथ न हटाए। उस समय में जंगली था, वैसी था, अधूरा था। मनुष्य जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक वह पूरा नहीं होता। मेरे बुद्धूपन को क्षमा करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा गड़ गया है। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा उस दिन से वह गड़ रहा है और अब तक गड़े ही जा रहा है। तुम्हारी प्रेम की दृष्टि से मेरा यह शूल हटेगा। घूंघट के भीतर जहाँ आंखें होनी चाहिए वहाँ कुछ गीलापन दिखा। देखो, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जी नहीं सकता। मेरा उस दिन का रूखापन और जंगलीपन भूल जाओ। तुम मेरी प्राण प्रिया हो, मेरा कांटा निकाल दो ना। रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मालूम पड़ा कि नदी के किनारे का किला नींव के गल जाने से धीरे धीरे धंस रहा है। भागवंती का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कंधे पर झूल गया। कंधा आंसुओं से गीला हो गया। मेरा कसूर, मेरा गंवारपन। मैं उजड्ड था, मेरा अपराध, मेरा पाप। मैंने क्या क्या कह डाला। गिग्गी बन चली थी। उसका मुंह बंद करने का एक ही उपाय था और रघुनाथ ने वही किया। तो यह थी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बुद्धू का कांटा। और इसमें प्रेम का नटखटपन भी है और रोमांस भी है और बहुत कुछ सामाजिक परिस्थितियां हैं उस समय की जब यह कहानी लिखी गई। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने ऐसी कहानियाँ लिखी जो आज भी समसामयिक हैं, उससे आज भी मनोरंजन पूरा पूरा होता है। तो यह थी बुद्धू का कांटा। अगली कहानी लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए विदा।